है दिग्विजय संचार में और मैं हूं आज की होस्ट आपकी प्यारी वैभवी तिवारी। और आज का ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आपके करियर, आपके फ्यूचर और आपके उन डिसीजंस की जो आपका फ्यूचर बना सकते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं दिग्विजय कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर माजिद अली सर। सर, दिग्विजय संचार की पूरी टीम की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू मच। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप भी इस गुलाब की तरह प्यारी हैं बहुत। थैंक यू सर। और मैं चाहता हूँ कि जैसे इस गुलाब की महक वातावरण को एक सुगंधित बनाती है, आप भी अपने करियर को वैसा सुगंधित बनाएं। थैंक यू सर। सर, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स और उनके फ्यूचर से रिलेटेड जो वो आपसे जानना चाहते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? स्कूल लाइफ की स्टडी अलग होती है और कॉलेज लाइफ की स्टडी अलग होती है, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? उन्हें पढ़ना किस लेवल पे चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि स्टूडेंट को पढ़ना कैसे चाहिए। जी सर। क्या होता है कि इस जो स्कूल लाइफ में हमारा जो सिलेबस होता है, चाहे वो CBSE हो चाहे स्टेट बोर्ड का सिलेबस हो, बहुत सुपरफिशियल सिलेबस होता है। तो एक ओवरव्यू, एक जनरल हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है। हमारे सामने जो किताबें रखी हुई हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, सामान्य अध्ययन वगैरह। जी सर। 10th तक के स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट, सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। ये बहुत अच्छा एक हमारे जो हमारे बड़ों ने जो एक प्रोटोकॉल तैयार किया, जो मॉड्यूल तैयार किया कि 10th तक के एक कॉमन उसको सारी चीज़ों की समझ हो जाए, विज्ञान की, गणित की, समाज की, सोसाइटी की, संविधान की, है ना। तो ये सारी चीज़ों की एक जनरल समझ हो जाए। और आप ये देखेंगे कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम जाते हैं तो चाहे वो स्टेट की कॉम्पिटिटिव सर्विसेज या सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज, सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें 10th लेवल का ही प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये देखिए, सामान्य या परीक्षा मंथन है, ये सामान्य अध्ययन, प्राचीन मध्यकालीन इतिहास, और ये सारी चीज़ इसमें सारे इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति, ये सबको एक सुपरफिशियल एक ओवरव्यू जो होता है वो, यानी कि एक अगर कोई डिप्टी कलेक्टर बन रहा है, SDM बन रहा है, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि जिस जगह पे, जिस स्टेट पे या जिस जगह पे वो काम करने जा रहा है उसकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ क्या है, उसको किस ढंग से लोगों से डील करना है। तो ये उस चीज़ को, मॉड्यूल को सोच करके इसको तैयार किया गया है। तो अब यहाँ पर जो होता है 10th तक के तो हम जनरल पढ़ते हैं, 11th में सब्जेक्ट स्पेसिफाई हो जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है। हमारे यहाँ जो ट्रेंड चला रहा है वो है या तो साइंस लेना है, या तो बायो लेना है, या मैथ्स लेना है। लड़की है तो बायो लेगी, डॉक्टर बनेगी, लड़का है तो मैथ्स लेगा और इंजीनियर बनेगा। ये हमारे जनरल कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। इस भ्रम को तोड़ना होगा। आपको सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना होगा कि उनका जो बच्चा है वो क्या सोचता है, उसकी रुचि किस में है। अब सब्जेक्ट थोपिए मत उस पर। अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स लेकर के पढ़ना चाहता है, क्योंकि हमारे पास तो ज्यादा ऑप्शन नहीं है, या तो साइंस में जाएगा, या तो मैथ्स लेगा, बायो लेगा, कॉमर्स लेगा, आर्ट्स लेगा, या फिर एग्रीकल्चर में जाएगा। इसके अलावा हमारे पास 5 का कोई ऑप्शन नहीं। हमारे सामान्यता ये है। लेकिन यदि उसकी रुचि पेंटिंग में है तो, या संगीत में है, कलाकार है, एक्टिंग में है उसकी रुचि, तो वो भी तो एक क्षेत्र है। और हमारे पास विश्व की एकमात्र खैरागढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा संस्थान है। वहाँ सभी प्रकार की ये होती है। तो अपने बच्चे की रुचि को पहचानिए और पहचान करके जिसमें उसकी रुचि है उसमें भेजिए। अब आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा IAS बन जाए, तो IAS कितने बनते हैं साल में? मुश्किल से 100-125 IAS बनते हैं एक साल में। बच्चे का इंटरेस्ट नहीं हुआ तो, है ना। अब बच्चे को एडमिनिस्ट्रेशन, उसके जो पर्सनालिटी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी है ही नहीं, और आप उसको IAS बना देंगे, कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे करेगा? फिर वो एक बहुत बुरी स्थिति आती है उसके बाद। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट को ओवरव्यू तो 10th तक के सब कुछ पढ़ना होता है। 10th के बाद यहाँ पर विशेष रूप से बच्चों को ध्यान देना होगा। मैं उनको एक संदेश दूंगा
कि बेटा अपने अंदर जुनून पैदा करो। हाँ। जब तक जुनून नहीं होगा आप कुछ नहीं कर एक पाओगे। जिद होनी चाहिए। एक जील होनी चाहिए उनके अंदर में जी कि मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। जी। सिर्फ पढ़ना नहीं है, परसेंटेज लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ आप सामान्य किताबों को रट करके छाप आएंगे एग्जाम में तो आपको बहुत अच्छे परसेंट मिल जाएंगे, लेकिन विषय की समझ नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मैथ्स वाला जो है वो सिर्फ मैथ्स में ही करियर बनाए। मैथ्स वाले स्टूडेंट को एक जो उसकी जो ब्रेन का जो मॉड्यूलेशन होता है वो जो बदलता है, उसका ब्रेन मतलब लगातार उसके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग कैपेसिटी डेवलप होती है मैथ्स से। बायोलॉजी में बच्चों को एक जीव को समझने की एक उसके अंदर थिंकिंग डेवलप होती है। कॉमर्स लेता है तो उसे अंकों से, रुपयों पैसों से वो समझ डेवलप होती है। अगर वो आर्ट्स लेता है तो उसमें समाज को, राजनीति को, आर्थिक स्थिति, हमारे मोहल्ले में लोग कैसे हैं, क्या है, चीज़ों को समझने को उसके अंदर एक डेवलप होता है। इसलिए जो 15-16 साल की जब बच्चा समझने के लायक होने लगता है, उस समय सब्जेक्ट जो चूज करने का, जो विषय चयन का जो एज रखी गई है वो क्या, वो 15-16 साल में ही इसलिए रखी गई है कि 14-15 साल तक के वो हर सब्जेक्ट को अच्छे से समझ ले। 15वें-16वें साल से वो एक स्पेसिफाइड उस सब्जेक्ट के प्रति उसकी जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसमें अपनी वो समझ बनाए। तो सब्जेक्ट को रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें समझ बनाना इंपॉर्टेंट है। समझना भी इंपॉर्टेंट नहीं, समझ बनाना इंपॉर्टेंट है उसमें। इसके बाद जब आता है कॉलेज में एकदम एक आंसर लिखने का तरीका बदल जाता है। स्टूडेंट्स में एक भ्रम है कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पेज गिन करके नंबर मिलते हैं। बिल्कुल गलत है। हमको भी यही लगता है। लगभग 25 सालों से मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ। जब पन्ना पलटते हमारा भी दिमाग खराब हो जाता है। देखिए क्या होता है कि सामान्य रूप से हम क्या करते हैं कि ये तो क्या होता है कि हमारे सलाइवा में होता है पोटेशियम। लगातार जब हम पन्ने पलट रहे हैं तो हमारे बॉडी का पोटेशियम कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे पोटेशियम कम होगा तो चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, है ना, और नंबर कम मिलेंगे आपको। अच्छा। तो आप लोग ये चीज नहीं समझते हो। स्टूडेंट इस चीज को नहीं समझते हैं। स्टूडेंट को इस चीज को समझना चाहिए। आप आंसर लिखिए, कॉम्पैक्ट लिखिए, बढ़िया से कलर पेन इस्तेमाल कीजिए हेडिंग डालने में। आंसर बहुत जरूरी नहीं है कि आप उसको डिटेल लिखें, एक ही वर्ड को बार बार, मतलब एक ही सेंटेंस, मतलब एक ही चीज को आप बार बार सेंटेंस बदल के, वर्ड बदल के लिख रहे हैं, उसी चीज को कोई मतलब नहीं इन सब चीजों का। ठीक है, उसमें एग्जामिनर का भी दिमाग खराब होता है। कितना घुमा रहा है ये, है ना। तो एग्जामिनर जो बैठा हुआ है आपसे बहुत सीनियर है, वो सब कुछ करके बैठा है वहां पर, है ना, वो बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप जैसे गणित लिए तो आप उसको स्टेप वाइज लीजिए। कॉमर्स लिए हैं तो जो उसका जो पूरा जो भी, मतलब उसमें जिस प्रकार से जो डाटा जो है उन आंकड़ों का बिल्कुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। आर्ट्स लिए हैं तो आप जो लिख रहे हैं वो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो आंसर जब लिखें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उसको 2 लाइन में कंसाइज करके सीधे सीधे आप लिखिए। सबसे पहला वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन लिखें। इंट्रोडक्शन 5 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। उसके बाद उसका जो भी कंटेंट है वो लिखिए। लास्ट में आप उसका उपसंहार या उसके जो कंक्लूजन है वो लिखिए। ठीक है, ये आंसर लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, आंसर कभी भी 2-2.5 पेज से ज्यादा आपका आंसर होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। आपको सप्लीमेंट्री कॉपी लेने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा। जो चीज पूछा गया है, अगर जीव विज्ञान है तो उसको आप वो डायग्राम में ज्यादा से ज्यादा शो कीजिए। मैथ्स में तो स्टेप मत छोड़िए, स्टेप वाइज काम कीजिए, है ना। कॉमर्स में है तो आंकड़ों का बहुत अच्छे से आप जस्टिफिकेशन कीजिए। आर्ट्स में है तो आप उसको समझो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को लिखिए। और ये उसके साथ में जरूर मेंशन कीजिए कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए गांधीज्म के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछता है कि बुनियादी शिक्षा, तो बुनियादी शिक्षा पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बुनियादी शिक्षा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, लेकिन इसको प्रस्तुत किया था हमारे महात्मा गांधी ने। आप इन दोनों को मेंशन करते हुए आप उसका आंसर लिखिए, आपको सबसे अच्छे नंबर मिलेंगे। ये आंसर लिखने का तरीका होता है। इसके बाद जब हम कंपटीशन में आते हैं तो वहाँ आंसर लिखने का तरीका मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे उसमें लिखना चाहिए। तो अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सर जैसे कि करियर चूज करना स्टूडेंट्स के लिए एकदम स्ट्रेसफुल फेस होता है, और इस फेस में उनको ऐसी कौन सी चीज़ों को ध्यान रख के करियर चूज करना चाहिए, ऐसी कौन सी वो गलतियां कर बैठते हैं और क्या उन्हें अवॉइड करना चाहिए? हाँ, इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास 4-5 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं हैं, ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, हाँ। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अच्छा। कि वो चाहते क्या हैं। हम्म। भाई अगर आईएएस नहीं बन पाया हम्म। तो जरूरी नहीं कि मेरा बेटा, मैं अपनी जो मेरे जो इच्छा है महत्वाकांक्षा है उसको अपने बेटे के ऊपर थोपूं। हाँ। ठीक है, जरूरी नहीं है वो क्या बनना चाहता है। हाँ। आप ज्यादातर देखिए, गिने चुने देश भर में मुश्किल से 25 ऐसे फैमिली होगी जिनके परिवार में सारे आईएएस या आईपीएस या जो मिनिस्ट्री सर्विस में गए होंगे। ज्यादातर आप देखिए कि जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके बच्चे उस फील्ड में नहीं जाते हैं। आप उसकी इंटरेस्ट को देखिए, क्या करना चाहता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ी इच्छा थी कि वो कुछ पढ़ने में बहुत होशियार था और मेरी बड़ी इच्छा थी कि वो सिविल सर्विस में जाए। अब मैं उसको काफी गाइड भी करता था। इंजीनियरिंग किया उसने, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद उसको घूमने का बड़ा शौक था। एक तो घूमने का और दूसरा पशु पक्षियों का बड़ा शौक था। पशु पक्षियों का बड़ा शौक था तो उसको मैं सोचता था कि तू बायोलॉजी ले ले। बोले बायोलॉजी मुझे समझ नहीं आती। तो उसने इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग करने के बाद वो मर्चेंट नेवी की तरफ चला गया। अच्छा। कोर्स किया, डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद उसने 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद फिर उसका बॉम्बे में कुछ कोर्स वगैरह किया उसने। उसके बाद फिर छोटी सी उसमें मर्चेंट नेवी में ग्रुप डी में चला गया। वो आज करते करते वो आज ग्रुप ए इंजीनियर बन गया है और अब पूरी दुनिया घूम रहा है। 3 महीने 4 महीने में घर आकर सिर्फ अपने इंटरेस्ट को उसने फॉलो किया, अपना करियर बनाया। तो ये है कि आप अपने इंटरेस्ट को कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने कहा कि आपके अंदर जुनून होने चाहिए। हाँ। जब तक जुनून नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। हाँ। शाहरुख खान अगर दिल्ली से बॉम्बे आकर के, क्योंकि शाहरुख खान को कोई बैकग्राउंड नहीं, आप देखिए हाँ। कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है उसका, है ना। जब उसको एक्टिंग ही करनी थी वो हंसराज कॉलेज से पढ़ा, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ा और बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा वो बिजनेस भी कर सकता था, लेकिन उसको एक्टिंग में इंटरेस्ट था। आकर के अपने आप को झोंक दिया उन्होंने और आज देखिए वर्ल्ड में सुपरस्टार गिनती की जाती है ना। तो मेहनत किसी भी फील्ड में आप चाहिए, मेहनत बहुत जरूरी है। बिना मेहनत के आप नहीं कर सकते, कहीं नहीं बढ़ सकते आप आगे। यहाँ एक चीज और मैं आपको मेंशन करूंगा कि आजकल जो एक मानसिकता बन गई है, पेरेंट्स की मानसिकता बन गई कि टीचर हमारे बच्चों को न डांटे, हमारे बच्चों को न मारे। हाँ। हम लोग जिस समय के हैं, यानी 70s और 80s समय के, हम लोग 80s के समय के पढ़े हैं। हमारे टीचर जब हमको मारते थे तो हमारे पिताजी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी जाकर के बोल सके कि क्यों मारे। हाँ। क्योंकि वो जो टीचर उन्होंने मेरे पिताजी को ही पढ़ाया है, उनको मालूम था कि अगर मैं अपने बेटे के बारे में बोलने जाऊंगा तो उल्टा मैं मार खा के या डांट खा के आऊंगा। ये एक इज्जत होती थी। हाँ। ये रिस्पेक्ट होता था अपने टीचर के प्रति। तो जितना चंदन को घिसोगे उतनी खुशबू होगी, जितना कुंदन को तपाओगे उतना सोना खूबसूरत बन के निकलेगा। हीरे को जितना आप तराशोगे उतना वो कीमती होता जाएगा। तो जिस प्रकार किसान अपनी फसल को निंदाई गुड़ाई करता है, खरपतवार को हटाता है, उसमें पेस्टिसाइड भी डालता है, इंसेक्टिसाइड भी डालता है, खाद भी डालता है, तो डांट मार जो होती है वो बच्चे के लिए खाद पानी का काम करती है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स को और टीचर को भी ध्यान रखना कि बच्चे को इतना ना डांटे या इतना ना मारे कि वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से उसको तकलीफ पहुंचे, पीड़ा हो। ठीक है ना। तो आपको जब तक घोड़े के लगाम नकेल को आप अपने कंट्रोल में नहीं रखोगे, घोड़ा कैसे सीधा चलेगा। हाँ। है ना। तो ये मानसिकता थोड़ी पेरेंट्स को बदलनी चाहिए कि हमारे बच्चे के ऊपर ऐसा ना हो। थोड़ा सा पेरेंट्स को भी, क्योंकि बिना भय बिना प्रेरित ना होएगा पाला। जब तक कि थोड़ा सा भय नहीं रहेगा बच्चों में, दबाव नहीं रहेगा, और तब तक कि वो आगे कैसे बढ़ेंगे। आप हाँ। छोड़ दोगे तो उनको तो क्या चाहिए, उनको बढ़िया मोबाइल देखने को मिल रहा है ना, पार्टी करने को मिल रहा है स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ में, और घूम रहे हैं फिर रहे हैं, तो फिर ऐसे में कैसे करियर बनेगा। हाँ। तो उसमें थोड़ा सा हमको दबाव भी रखना चाहिए। हाँ, एक बात और यहाँ पर बोलूँगा, आप खुद आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब सामान्य रूप से हम नई क्लास में जब जाते हैं तो किताबों को देखते हैं, परिचय करते हैं, पढ़ते हैं, तो ज़्यादा समझ में नहीं आता। हाँ।
लेकिन एग्जाम के 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले हम कुछ भी पढ़ते हैं वो समझ में भी आता है, याद नहीं होता है। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि वो हमारा ब्रेन जो है हाँ। वो हमारा गुलाम है। याद रखिए, आपकी हाँ। इच्छा शक्ति का गुलाम है। हम्म, आपके दिमाग में ये है कि अभी तो बहुत दिन है एग्जाम में, हम्म, तो याद नहीं करेगा वो। हाँ। लेकिन अगर आपको ये दिमाग में ये बैठ गया कि अरे सिर्फ 10 दिन बचे हैं, सिर्फ 5 दिन बचे हैं, 12 घंटे बचे हैं, मुझे करना ही पड़ेगा, हाँ। चीजें तेजी से याद होंगी। हम्म, तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा। हम्म, और कंट्रोल कब होगा? जब आपके अंदर जुनून आएगा, हाँ। जबकि आपके अंदर ज़ील आएगी, कुछ करने की इच्छा शक्ति जागृत होगी, तब वो दिमाग आपके कंट्रोल में होगा। जी। आपका ब्रेन जो होगा वो आपका तब गुलाम होगा, जी। और तब फिर आप उस चीज़ों को करोगे। तब जुलाई में भी उतनी ही पढ़ाई करोगे जितना आप मार्च में करते हो। हाँ। जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर, अक्सर स्टूडेंट के इंटरेस्ट के बजाय वो अपने फैमिली प्रेशर या तो सोसाइटी के प्रेशर में आके करियर चूज कर लेते हैं। चाचा ने मेरे को ये बोला तो मैं कॉमर्स ले लेता हूँ, मामी ने मेरे को ये बोला तो मैं बायो ले लेता हूँ। तो ऐसा। उनको ऐसा सेफ ऑप्शन चूज करना चाहिए कि उनको इंटरेस्ट फॉलो करना चाहिए? दो बातें हैं यहाँ पर। ये तो पेरेंट्स को पहले से प्लानिंग करनी होगी कि मुझे अपने बच्चे को क्या बनाना है। हाँ। ठीक है। बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में कॉन्सेप्ट है यूफेनिक्स का। हिटलर ने दिया था इसको, मतलब कॉन्सेप्ट हिटलर का ही था कि हमको ऐसा वातावरण, ऐसा समाज तैयार करना है जिसमें अच्छे ही लोग बने, अच्छे ही नागरिक बने। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। हिटलर का व्यक्तिगत जो भी रहा होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। तो इसमें लोग बने, अच्छे ही नागरिक बने, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। हिटलर का व्यक्तिगत जो भी रहा होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। तो इसमें आप यदि अपने बच्चे को जिस फील्ड में भेजना चाहते हैं, आप ये देखिए कि व्यापारियों के यहाँ बच्चे जो होते हैं बचपन से रुपये पैसों से खेलते हैं। हाँ। और उनका इंटरेस्ट उसी तरफ रहता है, वो आगे चल करके कॉमर्स लेते हैं। हाँ। या तो सीए बनेंगे या बीकॉम करेंगे। अगर वो लॉ के क्षेत्र में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि टैक्स कंसल्टेंट में जाएंगे वो, है ना। तो ये एक, क्योंकि उनका माहौल शुरू से वैसा ही है। हाँ, एक एनवायरनमेंट एक एनवायरनमेंट उसको वैसा मिला है। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो ये ग्रूमिंग उनको 5th 6th क्लास से ही शुरू कर देनी चाहिए उनके दिमाग में। बचपन से ये कि तुमको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनना है बोल करके मत बोलिए उसको, वैसा ट्रेन करना पड़ेगा ना, वैसा भी नहीं। आप अगर आपके कोई दोस्त हैं तो बताइए, देखिए फलाना जो है मेरा दोस्त है, या ये डिप्टी कलेक्टर है या कलेक्टर है, उसके घर घुमाने लेके गए, जाके देखेगा कितना बड़ा बंगला मिला हुआ है, कितने गार्ड्स हैं, है ना। ऐसे ये अब वो देख रहे हैं कि कलेक्टर के आगे पीछे इतने लोग घूम रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ आगे पीछे, इस पर प्रभाव पड़ता है। एक ऑरा जो उसका होता है वो उसके दिमाग में बैठ गया। उसके बाद में अपने आप इच्छा जागृत होगी कि हाँ मुझे इसके जैसे बनना है, इसके जैसा बनना है। क्योंकि हमेशा कभी भी देखिए, जो भी एक सफल व्यक्ति होता है उसका कोई ना कोई आइडियल जरूर होता है। हाँ। बिना आइडियल के नहीं होता। तो वो एक अपने अंदर एक इच्छा जागृत हो, आप वो इच्छा जागृत कीजिए, बोल के मत कीजिए उसको। हाँ। वो वैसा वातावरण उसको प्रोवाइड कीजिए, वैसा इन्वायरमेंट उसके आसपास प्रोवाइड कीजिए कि उसको ऐसा करना है। तो वो अपने आप उसमें चढ़ता चला जाएगा, उसका इंटरेस्ट उसमें जागेगा। इंटरेस्ट को जगाइए। आपको जो करना है तो उसको प्लानिंग से करना होगा, आपको बोल करके करना नहीं होगा। और इसमें एक विशेष बात ध्यान रखिए आप कि बच्चे वो नहीं करते जो कहा जाता है, बच्चे वो करते हैं जो देखते हैं। हाँ। माँ बाप अगर बोल रहे हैं कि तुम मोबाइल इस्तेमाल मत करो, तो माँ बाप स्वयं यूट्यूब में और इंस्टा में और ये सब सोशल मीडिया में पूरे टाइम अपना लगे हुए मोबाइल में, तो बच्चा नहीं छोड़ेगा मोबाइल। हाँ, पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम ही कहाँ है। उसके बाद आपको जितना बच्चा उतना देगा, याद रखिए आप कि आप यदि 200% मेहनत करेंगे तो वो 100% देगा आपको। हाँ। आप 150% मेहनत करेंगे तो आपको 75% रिजल्ट देगा वो। अब 100% रिजल्ट मेहनत करेंगे तो आपको 50% रिजल्ट देगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, दूसरा एग्जांपल ऐसा देता हूँ मैं साइना नेहवाल का। गुजरात से उसके पिताजी नौकरी छोड़ करके हैदराबाद इसलिए शिफ्ट हुए कि उनको अपनी बच्ची को बैडमिंटन प्लेयर बनाना था। और उसके बाद हैदराबाद में आकर के सुबह 3 बजे उसके साथ उठ करके पूरे मैदान में उसके साथ रहते थे। सुबह 9 बजे 10 बजे तक के उसके साथ मैदान में रहते थे।
तो वो पेरेंट्स को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ। तब जाकर के बच्चा आपका बनेगा। पेरेंट्स ये सोचेगी चल जा रहे पढ़ ले, तो तो बच्चा नहीं फिर वो पढ़ने वाले। उतना ही करेगा जितना उसको कहा जा रहा है, उतना ही करेगा। वो रिजल्ट ला देगा, पास हो जाएगा, हाँ। लेकिन वो चीज़ नहीं लाएगा। जब आप करके दिखाओगे उसको तो फिर वो भी वैसा ही करेगा। तो सर सेल्फ स्टीम को कैसे बढ़ाना चाहिए? इन्वायरमेंट, आप इन्वायरमेंट बनाइए। आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, हाँ। और स्वयं आप आपको अपने बिजनेस में ही डालना है, तो उसको शुरू से। मेरे एक दोस्त हैं, अब उनकी ऑटोमोबाइल की काम था उनका, तो बोले मैं यार मुझे ट्रक खरीदना है, और मतलब अपने लड़के को करना है, तो मैं काम करता हूँ ट्रक में करता हूँ। मतलब सुन, एक काम करना, अभी उस लड़के को, ठीक है तुम अच्छे पोजीशन पे हो, सब कुछ हो, अपने लड़के को तुम 1 साल तक के ट्रक में क्लीनर बना के तुम घुमाओ ड्राइवर के साथ। अच्छा। उसके बाद तुम उसको ट्रक खरीद के दो, ताकि उस काम को उसको अनुभव हो कि रास्ते में गाड़ी खड़ी हो जाती है, ड्राइवर तुमको कैसे बेवकूफ बनाएगा। कुछ नहीं भी हुआ तो वहां से फोन कर, तुम तो जान ही रहे हो, आपसे 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर में विशाखापट्टनम में गाड़ी खड़ी है, चेन्नई में गाड़ी खड़ी है, आपका सामान लेके गई है ना। अब वहां से आपको फोन कर रहा था, आप तो जा नहीं सकते, आप लोग काम छोड़ के जा नहीं सकते, तो वहां से ड्राइवर आपको बेवकूफ बना देगा, पार्ट्स निकाल के भेज देगा, डीजल निकाल के बेचेगा, है ना। तो 1 साल अपने लड़के को ड्राइवर के साथ क्लीनर बना के घुमाओ, तो किया उसने। आज उसके लड़के को लगभग 10 साल हो गए, आज वो कम से कम 30-40 ट्रकों का मालिक है। और कोई भी ड्राइवर फोन करता है तो सबसे पहले उससे वैसा ही सवाल करता है, वो ड्राइवर से एक्चुअल क्या होगा वो निकाल लेता है, वो फोन पे ही बात करते हैं। ठीक है, तो नुकसान नहीं होता उसको। तो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, पहले उसका एक्सपीरियंस ले लीजिए। तो हमारे जो आश्रम व्यवस्था होती थी ना, कि चाहे वो राजकुमार रहो, किसी बड़े राजा का बेटा, चाहे वो किसान का बेटा, वो जो गुरुजी जो होते थे उनके पास जाकर के सीखता था उन चीजों को, वहां रह के सीखता था। महल में रह करके वो राजपाट नहीं सीखता था, वो वहां जाकर के चीजों को सीखता था। राज की व्यवस्था क्या होती है, युद्ध कला कौशल क्या होती है, इन चीजों को वहां सीखता था। फिर आकर के अपने राजमहल में उन चीजों को प्रैक्टिकल करता था, तब जाकर के वो राजा बनता था। तब तो ऐसे बड़े बड़े साम्राज्य थे हमारे। हाँ। तो वो इन्वायरमेंट, वो ग्रूमिंग करनी पड़ेगी आपको। सर कॉलेज लाइफ खत्म होते ही स्टूडेंट्स का वो कॉमन मिस्टेक जो वो उनके करियर को, और कॉलेज लाइफ खत्म होते ही स्टूडेंट का वो कॉमन मिस्टेक जो उनका करियर ग्रोथ स्लो कर देता है। हाँ, यहाँ पर देखिए, जो एक कॉलेज लाइफ जो होती है बड़ी रोमांटिक लाइफ होती है ना। एक गुलाबी दिन होते हैं लोगों के, मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे जो गोल्डन पीरियड होता है वो कॉलेज लाइफ होती है, क्योंकि उस समय बहुत सारी नई चीजें सीखता है, बहुत सारे नए दोस्त बनते हैं, दोस्तों का प्रभाव पड़ता है जीवन पे। और वही एक सबसे एक ऐसी एज होती है, टीन एज होती है, 18, 19, 20 ईयर की जो एज होती है, उस समय पैर लड़खड़ाने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। हाँ। नशे की आदत दोस्तों से वहीं मिलती है ना। और अलग अलग प्रकार की जो, मतलब जिस प्रकार की आपकी दोस्ती रहेगी उस प्रकार की फिर आपका कैरियर बनेगा। वहां पर पेरेंट्स को बड़ा ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने बच्चे को आगे बनाना चाहते हैं, तो उस समय बहुत आपको अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक है, बच्चा रात भर पढ़ाई कर रहा है, आप तो अपने बेडरूम में सो रहे हो, आप बीच में उठिए, अचानक पीछे से जाके देखिए वो क्या पढ़ रहा है। आप ये देखिए, क्योंकि आजकल जो है बिना मोबाइल की पढ़ाई हो नहीं रही है। हाँ। मोबाइल में पढ़ाई के अलावा और तो कुछ नहीं कर रहा है। और कोशिश ये कीजिए कि जब 15-16 ईयर, मतलब टीनेज अगर बच्चा क्रॉस कर रहा है, तो उस समय उसको डांटने की बजाय प्यार से समझाइए, और उसके पेरेंट्स की बजाय उसके दोस्त बनिए आप। हाँ। चाहे वो माँ हो या बाप हो। एक बेटी का भी बहुत अच्छा दोस्त उसका पिता हो सकता है। हाँ। बेटे का तो होता ही है ना। बचपन जो एक हमारे बड़े कहावत कहा करते थे, जब बेटे का पैर, जो बाप का जूता पैर बेटे के पैर में आने लगे, तो फिर उसको अपना दोस्त समझना चाहिए। तो
दोस्ती जैसे ही बात करना चाहिए उससे, उसके अंदर का निकालिए वो चाहता क्या है। हाँ, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो वो होता है बायोलॉजिकली ये है, प्रूफ है ये कि 14-15 साल की उम्र में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण बढ़ जाता है। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में डेवलप होते हैं। हाँ। उसकी बॉडी में एग्रेशन बढ़ता है, उसके अंदर चीज़ें जो है वो जो हार्मोनल जो वो है, हार्मोनल जो उसका जो वो है कंट्रोल जो है वो बढ़ने लगता है। तो उसके अंदर एक विद्रोह की भावना आती है। बोले मेरे पिताजी तो दिन भर मेरे को सिर्फ डांटते रहते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, ठीक है, जीवन में एक कार तो नहीं खरीद पाए, ढंग का मकान तो नहीं बना पाए, वो नहीं जानता कि उसके पिताजी की क्या परिस्थिति थी उस समय, है ना। उसको तो सब कुछ मिल रहा है ना, आयते में रायता मिल रहा है ना उसको तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा, हर समय उसको उपदेश नहीं देना है कि तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो, देखो हमारे ज़माने में तो हम ऐसा करते थे, हम लोग ऐसा करते थे, हमारे पेरेंट्स हमारे पिताजी हमको ऐसा बोलते थे, हमारे टीचर हमको ऐसा बोलते थे, हम ये करते थे, नहीं भाई सब नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे थे देखो आप। तो वहाँ समझना पड़ेगा, जो टेस्टोस्टेरोन का जो इफेक्ट होता है ना, बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता है वो, इसीलिए जो युवा शक्ति कहा जाता है ना कि वो कुछ भी कर सकती है। जो जैन जी, अभी आप देखिए सामने में 5 देशों की सत्ता पलट के रख दी जैन जी ने, है ना। तो वो जो जोश होता है, वो जो उमंग होती है, उसको आपको रचनात्मक रूप से उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। वहां पर उसके अंदर ये चीज भावना लानी पड़ेगी कि बेटा यहाँ पर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम आगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे। उसको ये समझाना पड़ेगा कि यहाँ जितने नंबर तुम कम कर रहे हो उतनी अपनी लाइफ के ऐशो आराम को कम करते जा रहे हो। आपके 5 नंबर कम हो रहे हैं तो आप IAS से IPS में चले गए, 10 नंबर कम हुए आप IRS में पहुंच गए, 20 नंबर कम हुए आप स्टेट सर्विस में आ गए, और 5-10% कम हो गए तो आप उससे नीचे बाबूगिरी में आ गए, ठीक है, और उससे कम हुए तो आप सरकारी सर्विस या जो प्राइवेट सर्विस जो भी है उसके आप लायक नहीं रहे। जितने आप यहाँ पर मेहनत कम करोगे उतनी आगे की जिंदगी के आराम को, ऐशो आराम को, जो लग्जरी है उसको आप कम करते जाओगे। ये चीज उसको समझानी पड़ेगी उसको। वो जब तक एहसास नहीं आता वो नहीं होता। और इसमें आजकल मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स जो है, बच्चे पापा लेस खाना है 10 रुपए की, है ना, पापा मोबाइल चाहिए, भाई 5-8 हज़ार रुपए के मोबाइल में भी तो काम चल सकता है। आपको एक एंड्रॉइड ही चाहिए ना, काम चल सकता है, क्या जरूरत है 1 लाख का एक बार दिलाने की आपको, है ना। सिर्फ अच्छा उससे उसका इफेक्ट क्या होता है, अपने दोस्तों में वो इस चीज की वो दिखावा करता है, शो ऑफ करता है, दिखावा करता है कि देखो मेरे पास एप्पल है, तो ये उसके बिहेवियर में आती जाती है चीज। तो फिर जो नहीं होता है वो भी दिखाने की कोशिश करता है, तो एक छद में उसकी मानसिकता बन जाती है। वो मानसिकता फिर जो होती है, जब उस मानसिकता से वास्तविक धरातल पे जब आता है और वो चीज अचीव नहीं कर पाता तो फिर उस समय बहुत बिगड़ स्थिति होती है, उस चीज से बचना चाहिए। अब यहाँ पर जो कैरियर में जो गलती करते हैं वो यही चीज है कि आप वातावरण जो मिला है, क्या मानसिकता क्या है, जिस भी करियर को आप चयन कर रहे हो उस करियर में आप चाहे आप सिंपल एक मिस्त्री की बात करना है, AC बनाने वाला मैकेनिक है, आप देखेंगे बहुत सारे मैकेनिक होते हैं लेकिन कुछ मैकेनिक बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पर मेहनत से काम किया है। ऐसे बहुत सारे मेरे सामने एग्जांपल है। एक AC बनाने वाला एक लड़का था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, 10वीं-12वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया और AC का जो काम सीख लिया, काम सीखने के बाद फिर वो उसमें मेहनत करता रहा, दूसरे क्या नौकरी करता रहा, 10-5 हज़ार की नौकरी करता रहा, लेकिन अपने काम का जुनून था उसको। आज कंडीशन ये है कि उसके अंडर में कम से कम 40 लड़के काम कर रहे हैं। अच्छा। और वो जितने बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं, बड़े बड़े मॉल हैं जहाँ AC का ही काम होता है, उनके पूरे ठेका रहता है, मेंटेनेंस का लगाने का और इंस्टॉलेशन का और मेंटेनेंस का पूरा ठेका ले रहा है वो। क्यों? क्योंकि उस काम की उसने महारत हासिल की, अपने काम में जुनून पैदा किया उसने। तो जरूरी नहीं है कि आप छोटा ही काम करो, छोटे काम से भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। धीरू भाई अंबानी
पेट्रोल पंप के अकाउंटेंट थे, है ना। आज अंबानी जो एम्पायर है वो विश्व के प्रथम 5 धनी लोगों में आते हैं ना, जुनून से उन्होंने काम किया ना। आपके सामने ढेर ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। एपीजे अब्दुल कलाम अगर उनके अंदर जुनून पैदा नहीं करते तो क्या होगा? रामेश्वरम में पेपर बांटने वाले, किताब बेचने वाले रह जाते हो, है ना। उनके अंदर ये एक जील थी, उनके अंदर एक जुनून था, मुझे कुछ करके दिखाना है। आज कहाँ तक पहुंचे? भारत के राष्ट्रपति पहुंचे, भारत की मिसाइल मैन बने। आज हमारे हाथ में जो मोबाइल हम बात कर रहे हैं ये कलाम साहब की देन है। आज हम जो विश्व में परमाणु शक्ति बने, कलाम साहब की देन है। मिसाइल शक्ति बने, कलाम साहब की देन है। हालांकि अकेले कलाम साहब नहीं, बहुत सारे लोगों का उनके साथ योगदान है, लेकिन हमेशा लीडर का नाम होता है ना। तो जब तक कि ये चीज़ नहीं हो तो वहाँ पर बच्चों को थोड़ा सोचना चाहिए कि यहाँ हम सिर्फ इन चीज़ों में जो हमको ऐशाराम माता पिता से मिल रहा है, उसके साथ हम उनके बदले में क्या दे रहे हैं। उसको हम जो हमको मिल रहा है उसको बदले में हम कुछ दें, कुछ करके दिखाएं। क्योंकि देखिए, एक टीचर और एक पेरेंट, ये दो ऐसे होते हैं जो आपकी तरक्की से खुश होते हैं, चलते नहीं। बाकी कोई भी हो, आपका दोस्त भी होगा तो आपकी तरक्की से हो सकता है उसको जलन हो, लेकिन आपके टीचर और आपके पेरेंट, ये दो ऐसे होते हैं जो आपकी तरक्की से खुश होते हैं। और हर टीचर चाहता है कि मेरा स्टूडेंट मेरे से आगे निकले, हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे निकले, है ना। तो वो चीजें आपको करनी पड़ेगी। अब वो कैसे होगा? आपको अपना कुछ डेस्टिनेशन तय करना पड़ेगा, एक गोल, लक्ष्य तय करना पड़ेगा, है ना। तो सर लक्ष्य कैसे तय करें अपना? जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप अपने इंटरेस्ट को ही डेवलप कीजिए ना। पढ़ने में है, पढ़िए। किताबों से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए, हमेशा। चाहे आदमी कितना बूढ़ा हो जाए, आगे कुछ नहीं बचा है उसके सामने, 80 साल की उम्र हो गई, तब भी पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर ये तो आपकी स्पिरिट लाइफ है, क्योंकि किताबें सबसे अच्छी दोस्त और सबसे अच्छी मार्गदर्शक होती है। अच्छी किताबें पढ़िए आप, तो वो चीज आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। और जो गलतियां करते हैं कि दोस्त के कहने पे, मैं कभी भी आप दोस्त के कहने पे करियर मत डिसाइड कीजिए, है ना, या किसी के कहने से करियर मत डिसाइड कीजिए। आप क्या चाहते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, उसके अनुसार आप करियर बनाइए। आपको बिजनेस करना ठीक ना, बिजनेस कीजिए ना। बहुत सारे हमारे यहाँ पर आपको मिलेंगे, ऐसे व्यापारी मिलेंगे, मैंने खुद देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो सड़क के किनारे खड़े होकर के रेडीमेड कपड़े बेचा करते थे। मेरे उस जमाने में 2 रुपए 5 रुपए के कपड़े बेचा करते थे, आज उनके कपड़ों का शोरूम है ना। तो कैसे उन्होंने किया है उस चीज को? वहां पर उन्होंने मेहनत की ना उसके पीछे। जरूरी थोड़ी कि आप बिल्कुल मास्टर डिग्री करेंगे, पीएचडी करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे तभी आप बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो 8वीं 10वीं पढ़ने के बाद भी ऊंचाई पे पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में वो एक जुनून था उस काम करने के प्रति, एक डेडिकेशन था, है ना। तो डेडिकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक आप कैसे आगे बढ़ोगे? सर, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में आप थोड़ा बता सकें, और कोविड के बाद क्या इम्पैक्ट रहा है, कैसे हैंडल करें? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज जो कॉलेज में स्टूडेंट हैं वो कोविड वाले स्टूडेंट हैं। 5th से लेकर 10th तक के, मेरा कोविड में गया। 5th से लेकर 10th तक के 11th वाले जो बच्चे थे, आज से 5 साल पहले वो कोविड से प्रभावित थे। जरूरी नहीं कि उनको बीमारी हो, कोरोना हो, लेकिन जो कोविड का वातावरण था, जो 2 साल का था, 2020 और 2021 का जो समय था, बहुत क्रूशियल टाइम था, बहुत कठिन समय था। और उस समय में जो चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। एक तो ऑनलाइन पढ़ाई, यह जरूर है कि कोविड से हमको एक नया रास्ता मिला, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई ऑनलाइन पढ़ाई की, लेकिन उसका बुरा असर ये पड़ा कि मोबाइल और टेक्नोलॉजी के एडिक्ट हो गए। ये बहुत बड़ा। आज जब तक के आज के जो स्टूडेंट है रात को मोबाइल देखते देखते, ऐसा देखते रहेंगे, देखते देखते मोबाइल गिर जाएगा और नींद आ जाएगी। अब आपको मैं ये बताऊं, जो नीली लाइट जो होती है बहुत खतरनाक होती है, आपके पूरे शरीर को प्रभावित करती है। आप जब सोते हैं तो सोने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है मेलेटोनिन।
जब अंधेरा होता है, सुखद वातावरण होता है, तो ब्रेन से ये हार्मोन स्रावित होता है, हमको नींद आती है। ठीक है, लेकिन वही नीली लाइट जो होती है ना, वो नीली लाइट मेलेटोनिन के स्रावण को रोक देती है। उसका प्रभाव ये होता है कि हमारा बायोलॉजिकल जो साइकिल होता है बॉडी का, वो बदल जाता है। तो हमारी साइकोलॉजी भी बदलती है, हमारी ग्रास्पिंग कैपेसिटी भी बदलती है, बहुत सारी चीज़ों में उसका असर पड़ता है। सोचने समझने की क्षमता उससे प्रभावित होती है, याद करने की क्षमता प्रभावित होती है, बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होती है। तो आप ये तो सोच लीजिए कि रात को खाना खाने के बाद हमको मोबाइल नहीं देखना है, बिल्कुल ये प्रण कर लीजिए, हमको देखना ही नहीं है। हाँ। दूसरा कि कोविड में क्या हुआ कि कुछ तो स्कूलों ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपको एग्जाम देना है, घर से आप आंसर लिख के लाके जमा कर दीजिए, ऑनलाइन एग्जाम दे दीजिए, और ये सब चीजें बहुत सारी। हाँ, ये सब चीजें तो क्या हुआ, एक शॉर्टकट का रास्ता। तो कोविड तो 2 साल तक के नुकसान किया ना, उसका असर तो दिखेगा, लंबे समय तक दिखेगा उसका असर। तो ये जो जनरेशन आ रही है जिसको हम जेन ज़ेड कहते हैं, है ना, तो ये असर कोविड वाली जनरेशन है। और ये टेक्नोलॉजी की एडिक्ट जनरेशन है। तो टेक्नोलॉजी वहाँ तक ठीक है जहाँ तक कि आपके करियर को बनाने में सहायक हो, लेकिन आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे तो आपके करियर को बिगाड़ देगी। दूसरी चीज़ आप याद रखना कि चाहे वो AI हो, ChatGPT हो, जो भी हो, ह्यूमन ब्रेन के सामने सब फेल है। ठीक है, चाहे वो कितना ही एल्गोरिदम कितना ही अच्छा एनालिसिस कर ले, वो जो चीजें उपलब्ध है उसी के आधार पे एनालिसिस कर सकता है। रचनात्मकता नई चीज ह्यूमन ब्रेन सोच सकता है। ये चीज विश्वनाथन आनंद ने ये बता दिया। IBM का जो सुपर कंप्यूटर था उसको हरा करके बता दिया कि कितनी भी चालें उसके पास हो, उसके मेमोरी में कितने ही टेराफ्लॉप, मेगाफ्लॉप, गीगाफ्लॉप की उसकी स्पीड हो, लेकिन जब एक नई चाल विश्वनाथ आनंद चला, कंप्यूटर वहां फेल हो गया। तो चाहे वो AI हो, ग्रोक हो, ChatGPT हो, जेमिनी हो, कोई भी हो, ऐसे ढेर सारे आजकल आ गए हैं AI टूल्स। अब जब तक रचनात्मकता नहीं होगी तो रचनात्मकता का वो सामना नहीं कर सकते, रचनात्मकता से कॉम्पीट नहीं कर सकते हो। और रचनात्मकता ह्यूमन ब्रेन में होती है। पहिए से लेकर के मंगल ग्रह तक हम पहुंच गए हैं। किसकी बदौलत पहुंचे हैं? ह्यूमन ब्रेन की बदौलत पहुंचे हैं। AI को भी ह्यूमन ब्रेन ने ही डेवलप किया है। और AI को जो कंट्रोल भी ह्यूमन ब्रेन ही कर सकता है, याद रखिए। ठीक है ना। आप युval नोआ हरारी की जो पुस्तक है होमो डेयस और 21वीं सदी 21वें सवाल, आप पढ़िए, उसको समझ में आएगा आपको कि आने वाले समय में किस प्रकार से जो दुनिया बदलने वाली है। ठीक है, उन्होंने उसमें सॉल्यूशन भी दिया है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी, जब ड्राइवर की जरूरत नहीं रहेगी। आज तो आ गई कार, टेस्ला वगैरह की कार आ गई, ड्राइवरलेस कार आ गई। तो नई चीजें खोजनी पड़ेंगी हमको, है ना। तो यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन जो है वही कंट्रोल कर सकता है। बहुत सारी जैसे रावण है, टर्मिनेटर फिल्म में आपने देखा होगा कि मशीन जो है, जब मशीन के अंदर डेवलप हो जाता है, रोबोट फिल्म में, उसमें मशीन के अंदर जब भावनाएं डेवलप हो जाती है तो कितनी नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन उसको कंट्रोल भी ह्यूमन ब्रेन ही कर सकता है। आपको उस चीज़ को डेवलप करना है ना। तो कोविड का जो असर हुआ है उसमें पेरेंट्स के और टीचर्स का बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि पेरेंट्स और टीचर को बिना बच्चों को इस बात का एहसास दिलाएं कि मोबाइल के बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं चल सकती, इस बात का एहसास दिलाएं, मोबाइल से उनको दूर करना होगा। अच्छा, ठीक है, मोबाइल हो या दूसरी चीजों से दूर करना होगा, किताबों की आदत डालनी होगी। और वो तब पढ़ेंगे जब आप खुद किताब पढ़ेंगे। आप एक किताब उठाइए और इसको उठा करके आप पढ़िए। पढ़ने के बाद अपने बच्चे को टास्क दीजिए कि इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो मैंने पढ़ा है ना, इसको पढ़ के मुझे तुम बताइए और इसकी जिस्ट मुझे समझाइए। बच्चा शुरू में थोड़ा सा करेगा, लेकिन जब उसको अच्छी किताबें मिलेंगी तो फिर वो खुद इंटरेस्ट लेने लगेगा, क्योंकि किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। हम लोग तो ये समझ लीजिए कि हमारे ज़माने में, मतलब हमारे ज़माने की बात जनरली निकल ही जाती है, हर कोई अपने ज़माने की बात करता है। पढ़ने का जो इंटरेस्ट था, तो जब एग्जाम नहीं होते थे तो हम उपन्यास पढ़ा करते थे, सुरेंद्र मोहन पाठक और वेद प्रकाश शर्मा की। ठीक है ना। तो वो एक आदत पड़ी हुई थी पढ़ने की। जैसे चाट गुपचुप की एक आदत बन जाती है, मतलब अच्छा लगता है, चाट गुपचुप खाना अच्छा लगता है ना।
तो वैसा पढ़ने की आदत में हम छुप छुप के पढ़ा करते थे, कोई हमारी मम्मी ना देख ले, पापा ना देख ले कि हमको ये उपन्यास पढ़ते हुए हमको ना देख ले। डांट पड़ती थी उपन्यास पढ़ने के लिए, लेकिन वो आदत जो हुई आगे चल करके हमारे लिए इतनी अच्छी वो चीज़ बनी कि आगे चल करके वो जब हम मास्टर डिग्री या कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने के लिए तो घंटों बैठने की आदत पड़ गई उसमें। अच्छा। और आप देखिए आप किसी को कहिए कि भाई ये काम है तो गड्ढा खोदना है, यहाँ से इतना गड्ढा खोद करके मिट्टी निकालना है, कर देगा आदमी, लेकिन 6 घंटे तक किताब लेके बैठना है, पढ़ने नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। वो आदत डालनी है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पेरेंट्स और टीचर को ये जिम्मेदारी है अपने बच्चों को किताब पढ़ने की आदत बनाए। तो सर अब पेरेंट्स के फेवरेट टॉपिक की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब। इसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए और क्या हर किसी के लिए होता है ये? हाँ, इसमें बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो आसान है लेकिन इसको करना बहुत कठिन है ना? दिल्ली में हर साल 3 से 4 लाख स्टूडेंट जाते हैं, ज़्यादातर बिहार के ही होते हैं, यूपी बिहार के ही होते हैं, लेकिन सभी जगह के होते हैं। और आजकल तो बॉम्बे है, विशाखापट्टनम है, हैदराबाद है, चेन्नई है, त्रिवेंद्रम है, ये सेंटर्स बन चुके हैं सिविल सर्विसेज के लिए और सभी जगह से हो रहे हैं सिलेक्शन। तो आप ये देखिए कि चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, एक आज जामिया को छोड़ दीजिए जिनका जो रेट ऑफ सक्सेस 30-35% है, किसी भी इंस्टीट्यूट का जो सक्सेस रेट है वो 1% से ज़्यादा नहीं होता, चाहे वो पीएमटी की हो यानी नीट की हो या जेईई की हो या स्टेट सर्विस की हो या सिविल सर्विस की हो। और किसी भी एग्जाम का जो रेट ऑफ सक्सेस है वो 1% से ज़्यादा नहीं हो सकता। दोनों ही बात है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी और एग्जाम का भी। हाँ। एक एग्जाम में मान लीजिए सिविल सर्विस की हम बात करते हैं, आईएएस के एग्जाम में 1100 से 1200 हर साल पोस्ट निकलती है। स्टूडेंट कितने एग्जाम देते हैं? 4 से 5 लाख स्टूडेंट हर साल एग्जाम देते हैं। कितना परसेंटेज रेट ऑफ सक्सेस? 4 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं एग्जाम में, 1000 उसमें से सेलेक्ट हो रहे हैं, 0.25 का रेट ऑफ सक्सेस है उसका, है ना? तो मान लीजिए 4 लाख बैठ रहे हैं, 3,99,900 स्टूडेंट, 3,99,000 स्टूडेंट तो फेल हो रहे हैं। हाँ। लेकिन आपको उस 1000 में आना है ना? आप कहीं भी देखिए, जो स्टेट की हम बात करते हैं, एक लड़का जो है 4-4, 5-5 नौकरी लेके बैठ जाता है, जो एग्जाम देता है, पास करता है, बोले मेरा फलाना उसमें आ गया है सिलेक्शन, उसमें भी सिविल सर्विस में, इसमें स्टेट सर्विस में भी हो गया, बोले व्यापक का एग्जाम दिया तो उसमें भी हो गया था। तो अलग अलग हर जगह उसमें क्यों होता है ऐसा? कंपटीशन कभी भी समूह में नहीं होता, कंपटीशन बहुत थोड़ा होता है। हाँ। पूरे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो सिर्फ 500 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉम्पीट कर रहे हैं। हाँ, बाकी सब किसी के दबाव पे, बाकी केवल एग्जाम दे रहे हैं। हाँ। और उन्हीं 500 को स्टूडेंट का सिलेक्शन सभी जगह हो रहा है। व्यापम के एग्जाम में वो बैठ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है, सिविल सर्विस के एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है, स्टेट सर्विस के एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है ना? तो अब यहाँ पर यह है कि ऐसी स्थिति क्यों आती है? वो जो बाकी के जो 3,99,000 स्टूडेंट उनमें और ये 1,000 स्टूडेंट में क्या अंतर है? बात फिर वहीं आ जाती है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए। एक सबसे पहली बात तो वही, 3 चीजें होती हैं। पहली है मेहनत, दूसरा आपका ब्रेन कैपेसिटी, इंटेलिजेंसी, और तीसरा आपकी स्ट्रेटजी। किस्मत नहीं होती, याद रखिए, किस्मत उसका साथ देती जो इन तीनों चीजों को लेकर चलता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी है ना, ये स्ट्रेटजी आपकी। ये तीनों चीजें 99% होती है, 33% मेहनत, 33% ब्रेन और 33% आपकी कंसिस्टेंसी। ये तीनों अगर होंगी तो आपका 1% लक, किस्मत काम करेगी। ठीक है, अब इन तीनों चीजों को आपको बैलेंस करना है। बहुत इंटेलिजेंट आप नहीं है, है ना, एवरेज स्टूडेंट, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी मेहनत अगर 20% है तो 33% मेहनत को आपको 45 से 50% करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी को आपको उतनी ही उस लेवल में उस अनुपात में बढ़ानी पड़ेगी,
तब आप जाके 99% होगे, तब आपका 1% लक काम करेगा। इंटेलिजेंट हो आप, मेहनत भी बहुत करते हो, कंसिस्टेंसी नहीं है। लगातार आपने 1 महीना पढ़ाई किया, उसके बाद दोस्त आए, चलो यार खाना घूमने जाना है, चले गए, खाना घूम के 3 दिन 4 दिन खाना घूम के आए, उसके बाद 15 दिन तक की आपने किताबें ली, पिछला पूरा साफ हो गया, कुछ नहीं बचा जो पढ़े थे आप, कंसिस्टेंसी टूट गई ना आपकी। तो फिर कैसे ये दोनों चीजें काम करेंगी? कंसिस्टेंसी है लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हो, पढ़ तो रहे हो आप लेकिन मेहनत वैसी नहीं कर रहे हो जैसा पढ़ना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है, तो कैसे होगा? सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये तीनों चीजों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी। अब आते हैं हमको पढ़ना कैसे चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिग्री एग्जाम के लिए पढ़ाई अलग होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई अलग होती है, आंसर लिखने का दोनों का तरीका भी अलग होता है। डिग्री एग्जाम में जैसा मैंने शुरू में बताया कि आप 2.5 से 3 पेज में आपको आंसर लिखना है, थोड़ा सा आप पढ़ भी सकते हो, फ्रीडम होती है यहाँ पर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता, हर एग्जाम का अपना एक नेचर होता है। अगर आप बैंक पीओ के एग्जाम दे रहे हैं या बैंक पीओ बनना है, तो उसके लिए जो एग्जाम होता है वो एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, क्योंकि वहां पर लगातार आपको आंकड़ों से खेलना है। तो आपका एनालिटिकल रीजनिंग और आंकड़ों की पहचान आनी चाहिए। तो आप बैंक पीओ का एग्जाम आप देखिए, ज्यादातर न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल और रीजनिंग और एनालिटिकल होता है ना। तो उस ढंग से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप स्टेट सर्विस में जाते हैं, तो स्टेट सर्विस में आपको डिप्टी कलेक्टर भी आप बनते हैं, तो आपको कलेक्टर के अंडर में काम करना है। तो यहाँ पर आपको 50% अपना दिमाग लगाना है, 50% आपको अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करना है। तो यहाँ पर आपको सिविल सर्विस जैसा एनालिसिस आपको नहीं करना होगा, कुछ कम करना होता है। यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल आपको नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। आंसर लिखने के तरीके से ये समझ में आ जाता है कि इसकी मानसिकता कैसी है, मानसिक स्तर कैसा है। आंसर लिखने का जो तरीका है वो ये बताता है कि आप, ऐसा नहीं है कि 3 घंटा जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का जो रखा गया है वो इसलिए ऐसा नहीं रखा कि साल भर मेहनत किया वो 3 घंटे में आप उसको, बिल्कुल टेस्ट होता है। जैसे चावल का एक दाने से हम पता कर लेते हैं कि चावल पका या नहीं पका, वो 3 घंटे में आपके आंसर लिखने के तरीके से समझ में आ जाता है कि आपका मानसिक स्तर कैसा है, आप क्या सोचते हो। ठीक है। सिविल सर्विस में आपको बनना है कलेक्टर, आपको बनना है एसपी, आपको बनना है इनकम टैक्स कमिश्नर, आपको बनना है, इस सब इसी एग्जाम से होते हैं, है ना। IRTS में जाओगे आप तो रेलवे में DRM बनोगे आप। आपको उस की पोस्ट पे बैठना है जहां पर आपको एक बहुत बड़ी कर्मचारियों के समूह को आपको रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, ऑर्डर करना है, उनसे काम करवाना है, निर्णय लेने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। तो दोनों के क्वेश्चन और आंसर लिखने दोनों के तरीके में अंतर होता है। सिविल सर्विस के आंसर लिखने में ये होता है कि वहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन का संपूर्ण विवेचना करते हुए उसका एनालिसिस भी करना है और अपना कुछ उसमें आपको कंक्लूजन भी देना है। अच्छा। स्टेट सर्विस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप स्टेट सर्विस में फैक्ट लिखिए, फिगर लिखिए, थोड़ा सा एनालिसिस करके हल्का सा कंक्लूजन दे दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा। लेकिन सिविल सर्विस में इससे बिल्कुल अलग हो जाता है आंसर लिखने का तरीका। ठीक है। तो ये जो स्थिति है उस हिसाब से करना पड़ेगा। अब वो स्थिति कैसे आएगी, वो आएगी आपकी तैयारी से। तैयारी कैसे करनी होगी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पे आता है। तैयारी आपको सबसे पहले तो ये तय करना डेस्टिनेशन आपका है क्या, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपना माइंड सेट आपको बनाना पड़ेगा। आप अगर बैंक में जाना चाहते हैं तो आप सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर सकते। सिविल सर्विस की तैयारी करके आपका बैंक में कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको IAS बनना है तो आप व्यापम की तैयारी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। ठीक है। और मैंने बहुत सारे ऐसे देखा है कि जो सिविल सर्विस की तैयारी की IAS में सेलेक्ट हो गए, स्टेट सर्विस नहीं निकाल पाए वो। डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाए लेकिन IAS बन गए, स्टेट सर्विस में फेल हो गए, चाहे MPPSC हो, UPPSC हो,
या मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जब उन्होंने हम तैयारी करते थे, उनका सिविल सर्विस एक भी वो प्री नहीं निकाल पाई स्टेट सर्विस का, लेकिन आईएएस में सेलेक्ट हो गए। अच्छा। क्यों? क्योंकि उनके जो मैंने जो बताया ना, जो अंतर होता है दोनों चीज़ों का, दोनों आंसर लिखने का जो अंतर होता है वो अंतर वो इम्पोर्टेंट है। था। तो आपको अच्छा, आप कैरियर आप बना रहे हो, अगर सिविल सर्विस में ही जाना है तो जरूरी नहीं कि आपका आईएएस में सिलेक्शन हो। हाँ। आपको तो स्टेट को भी लेके चलना है, वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ सिलेक्शन हो जाए हमारा। हाँ। तो आपको माइंड सेट वैसा बनाना होगा और उसके अनुसार आपको तैयारी करनी होगी। अब इसमें यह है कि जो तैयारी करनी होती है, तो सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे एक शेफ जो होता है वो कोई भी रेसिपी बनाने, कोई भी डिश बनाने से पहले अपनी रेसिपी तैयार करता है। तो जो चीज़ें होती हैं, लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च, मसाला, सारी चीज़ों को पहले तैयार करके रख लेता है। हाँ। ये चीज़ें तो सब में कॉमन डलती हैं, लेकिन एक स्पेशल डिश पनीर बटर मसाला कैसे बन जाती है, या शाही पनीर कैसे अलग हो जाती है, पालक पनीर कैसे अलग हो जाती है, तीनों का स्वाद अलग होता है। इसी फर्क को आपको पहचानना है वहां पर। अच्छा। बनाने का मसाला तो वही है, सारे मसाले वही हैं, कंटेंट सारे वही हैं, लेकिन उसकी मात्रा सब में अलग अलग हो जाती है। हाँ। है ना? उनका जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो अलग अलग हो जाता है। हाँ। ठीक है, तो वो अलग डिश बन जाती है। वैसे ही आपको सिविल सर्विस और स्टेट सर्विस वाले एग्जाम में आपको करना होता है तैयारी। आपको उसके अनुसार, एग्जाम के अनुसार तैयारी करनी होती है। अब यहाँ पर जो फेजेस आते हैं, एक तो स्टेट सर्विस में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट आपको आपके रूम में कुछ चीज़ें बिल्कुल जरूरी है। जैसे किसी भी कंपटीशन की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आप जिस शहर में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, उस स्टेट का नक्शा, भारत का नक्शा, विश्व का नक्शा, 5 नक्शे होने चाहिए। विश्व का पॉलिटिकल और फिजिकल, भारत का पॉलिटिकल और फिजिकल, और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जिस स्टेट में रहते हैं, चाहे एमपी हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, उस स्टेट का पॉलिटिकल नक्शा आपके रूम के दीवार पे होना चाहिए। पूरे टाइम आपको उसको खाली समय देखते रहना है, बस उसको कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ देखते रहना है। कौन सा शहर कहाँ पर है, कहाँ पर कौन सा पहाड़ है, कौन सी नदी कहाँ से निकल के कहाँ गिर रही है, ये इसको दिमाग में बिठाना है आपको। आपके हाथ में वो नक्शा इतना आ जाना चाहिए कि बोर्ड पे आप खड़े हो तो भारत का नक्शा से, भारत का नक्शा बनाना बहुत कठिन है, लेकिन आपके हाथ ऐसा चलना चाहिए कि जाकर के वो बिल्कुल भारत का नक्शा ऐसे बन जाए, बिल्कुल कहाँ पर कितना उठा हुआ है, कहाँ पर कितना है, कहाँ से पाकिस्तान के अंदर घुसा हुआ है, कहाँ पाकिस्तान हमारे अंदर घुसा हुआ है, कहाँ नेपाल है, कहाँ बांग्लादेश की लाइनें कैसी हैं, बर्मा की लाइनें कैसी है, ये पूरा नक्शा आपके दिमाग में होना चाहिए। कौन सी रेलवे लाइन किधर से कहाँ जा रही, कौन सी नदी कहाँ से जा रही है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा होना चाहिए। ज्योग्राफी कॉम्पिटिटिव, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी यानी पॉलिटी, राजनीति, ये पूरे कंपटीशन का 80% होता है, ये मान के चलिए आप। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन है, किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, अगर ज्योग्राफी आप नहीं जान रहे हो तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। है ना? आप संविधान आपको रटा हुआ होना चाहिए, संविधान आपको एक एक चीज, आपको संविधान की जरूरी नहीं कि आप वकील बनो बहुत बड़े, लेकिन जो बेसिक किताबें हैं, डीडी बसु की किताब है, सुभाष कश्यप की किताब है, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। संविधान के एक जो आर्टिकल्स हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, उन पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो डिसीजन हुए, जैसे केशवनाथ भारती है, या गोलकनाथ का डिसीजन है, मेनका गांधी का डिसीजन है, या बम्बई का डिसीजन है, ऐसे जो डिसीजन है पुराने, जो माइलस्टोन डिसीजन है, वो डिसीजन आपको मालूम होना चाहिए। हिस्ट्री में जो मेजर जो इवेंट है, वो इवेंट आपको मालूम होने चाहिए। हिस्ट्री सिर्फ आंकड़ों का या सन का या राजाओं की कहानी नहीं है। हिस्ट्री जो है वो वर्तमान राजनीति की पृष्ठभूमि है, वर्तमान भौगोलिक स्थिति की पृष्ठभूमि है। भारत हमारा कैसे बना, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के सर्वपल्ली राधाकृष्णन तक के जो भारत के शासक हुए, वहां से कैसे हमारा भारत धीरे धीरे विकसित हुआ, यहाँ की सामाजिक स्थिति क्या थी, हमारे यहाँ उद्योग किस प्रकार से विकसित हुए। अब आपको बताऊंगा, हमारे यहाँ सबसे पहली औद्योगिक नीति कब आई है, आपको मालूम है? अकबर के समय आई है। अकबर से पहला ऐसा बादशाह हुआ जिसने उद्योगों का नेशनलाइजेशन किया, उसने निगम स्थापित किए। ठीक है, सूती कपड़ों की, रेशमी कपड़ों की, हथियारों की बनाने की फैक्ट्री स्थापित की सरकारी, वो पहला ऐसा राजा था।
पहला ऐसा राजा था जिसने टोडरमल में जो पैमाइश का जो वर्तमान में हमें करते हैं इस चीज़ों को, जो हम वो है गज है, मील है, स्क्वायर फीट है, डिसमिल है, ये जो जमीन का जो पैमाइश है उसका सबसे पहले उसने डेवलप किया। हमारी जो आज की जो शासन व्यवस्था है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर पटवारी तक के, कलेक्टर, डीए और एसडीएम, उसके नीचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, ये जो पूरी व्यवस्था है चंद्रगुप्त मौर्य की व्यवस्था है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस व्यवस्था को बनाया है और इस व्यवस्था को पूरी दुनिया ने अपनाया है। ये हमारा गौरव है इतिहास का। तो ये इतिहास नहीं है, ये वर्तमान की जो सामाजिक व्यवस्था है उस व्यवस्था की पृष्ठभूमि। ये चीजों को हमको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर बनता है इसका। तो सर जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपटीशन तो बहुत है और उसमें रिजेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत मिलता है, तो उसे कैसे फेस करना चाहिए? अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको अपने अंदर में अपना जो माइंडसेट है, इच्छा शक्ति है, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। बहुत ऐसी स्थिति आती, कोटा में लगातार बच्चे जाते हैं, माँ बाप के दबाव में नीट की और जेई की तैयारी के लिए चले जाते हैं और हर साल हम सुनते हैं कि इतने वहाँ पर सुसाइड कर रहे हैं। वहाँ तो ये हो गया कि मतलब पंखे वहाँ जो मिलते हैं ना, अब वो तो ऐसे हो गए कि अगर पंखों को आप ऐसा पकड़ के थोड़ा सा पकड़ खींचो तो नीचे गिर जाएंगे। गवर्नमेंट ने वहाँ पर रूल लगा दिए कि अब वैसे पंखे लगा ही नहीं सकते, हमारे जो नॉर्मल लगते हैं वैसे पंखे। इतने सुसाइड होने लगे थे। तो ये जो कंडीशन होती है, डिप्रेशन की जो कंडीशन आती है, इससे बचना बहुत जरूरी है। माँ बाप को, पेरेंट्स को यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनके सामने ये, बच्चों के सामने ये बात रखें, बेटा ठीक है तुमको बनना है, तुमको आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फ्रांस जर्मनी जाना है, अमेरिका जाना है, इंजीनियर बन करके या सिविल सर्विस तैयारी करके आपको कलेक्टर बनोगे आप कहीं पर, लेकिन नहीं बन सके तो वो दुनिया खत्म नहीं होती। उसके आगे भी दुनिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ फेल हुए, लेकिन फिर ये जो पढ़ाई का जो अनुभव था, जो एनालिटिकल सोच डेवलप हुई थी उनके अंदर, रीजनिंग जो डेवलप हुई थी, उसको उन्होंने दूसरे फील्ड में इस्तेमाल किया और आज बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे है वो। मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ में सिविल सर्विस तैयारी कर रहा था, बिहार का था, तो वो 4 का अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ सिलेक्शन उसका, हिंदी मीडियम से था। वैसे हिंदी मीडियम का सेलेक्ट होना तो बहुत कठिन होता है, नहीं हुआ सिलेक्शन, बॉम्बे चला गया, हीरो बंदी नहीं किया। आज वो लॉजिस्टिक का, बॉम्बे का समझ लो किंग है, उसको कह सकते हो। आज कम से कम वो 2000 करोड़ का मालिक है। और उसका काम क्या है? सिर्फ डॉक में लोडिंग अनलोडिंग का काम करवाना है उसको। ठीक है, जो पानी जहाज जो होते हैं इसमें डॉक में लोडिंग अनलोडिंग का काम, उसमें जो ये चीज़ थी यहाँ पर। और उसको पढ़ने में बहुत होशियार भी नहीं था वो, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा होशियार हो। एक तो हिंदी मीडियम से था, बिहार का लड़का था, हिंदी मीडियम से था और बहुत गरीब परिवार से भी था। लेकिन जब यहाँ से निकला और जाकर के संघर्ष किया, उस जो यहाँ पर उसने गेन किया था सिविल सर्विस की पढ़ाई के दौरान, जो उसका जो ब्रेन डेवलप हुआ था, जो एक समझ डेवलप हुई थी, जो चीज़ों को मेंटेन करने का, उसको हैंडल करने की जो समझ डेवलप हुई थी, उसको उसने वहाँ इस्तेमाल किया। आज मेरी उससे बात होती है, बताता है कि मैं आज ऐसा किया वैसा किया, कि ये है वो है। और उसके अंडर में कम से कम 2000 से ज़्यादा उसके अंदर में लोग काम कर रहे हैं उसके अंडर में। आज वो 2000-3000 करोड़ का मालिक है, मतलब इतना बड़ा उसका बिजनेस तैयार हो गया। उसका काम, उसके पास कोई जहाज नहीं है, उसके पास कोई ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहा है कि जो इधर से सामान आ रहा है उसको अनलोडिंग करवाना है, नया जहाज उसको लोडिंग करवाना है, ये काम लोडिंग अनलोडिंग का ही काम कर रहा है। लेकिन उस काम को इतने अच्छे ढंग से उसने किया है कि जितना वो कर रहा है। तो यहाँ पर जो इस फेजेज आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक तो बहुत लेंथी होता है। एक एग्जाम बिल्कुल बिना किसी बाधा के, बाधा से मेरा मतलब कोर्ट केसेस हैं, आंदोलन है, इसी से होती रहती है बीच बीच में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्योंकि गवर्नमेंट होते हैं तो उनके साथ में जुड़ी रहती है चीजें। ये बिना किसी बाधा के भी हो तो 3 साल लगते हैं। एक वैकेंसी निकलने से लेकर के अपॉइंटमेंट होने तक के 3 साल लगते हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर अगले 3 साल आपका एक्सटेंड हो गया। और ये बहुत विकट स्थिति होती है, क्योंकि आप 21 या 22 साल की उम्र में तैयारी करना शुरू करते हो और 2-3 अटेम्प्ट होते होते तक की आपकी उम्र हो जाती है 30 साल। और यहाँ पर माँ बाप को बड़ा दबाव पड़ता है, बेटा कुछ करके दो, कुछ करके बताओ, कब तक तुम्हारा हम बोझ उठाएंगे।
सीधे ना बोले कि तुम्हारा बोझ उठाएंगे, लेकिन कहने का तरीका तो ये, कहने का मतलब तो यही होता है ना। तो उनको क्या, वहां पर आपको पेरेंट्स को भी थोड़ा सा उनको ये करना चाहिए, बेटा ठीक है तुम कर रहे हो, नहीं होगा सिलेक्शन, तुमको सिलेक्शन करना देना है, सिलेक्शन तो देना है तुमको, लेकिन यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी डरने की बात नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है, जीवन बहुत बड़ा है, जीवन बहुत विशाल संसार है, इससे बहुत सारी चीजें हैं करने को बहुत काम कर लेंगे, क्योंकि देखो ईश्वर ने पैदा किया है तो उसने आपको रिस्क का वादा किया है, एक चींटी भी भूखे नहीं सोएगी, है ना। तो अब भूखे तो नहीं रहोगे कभी। हाँ, एक द्वार बंद होता है तो दूसरा खुल ही जाता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो बहुत अच्छी बात कही तुमने कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। तो जरूरी नहीं है यही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होता। आईएएस बन भी गए तो कितने आईएएस हैं देश में? 1 लाख से ज्यादा आईएएस होंगे जो वर्तमान में कार्य काम कर रहे हैं या रिटायर हो गए, है ना। कितनों लोगों के नाम जानते हो आप, अपनी नौकरी कर रहे हैं वो सब, है ना। तो उसके बाद क्या है आपका, है ना। तो जरूरी नहीं है कि एक जगह मतलब एक रास्ता बंद हो तो वही आपकी वहां जीवन समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है, और भी रास्ते बहुत सारे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि हर स्टूडेंट को एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जरूर करनी चाहिए। उससे ये होता है कि उसके अंदर मेहनत करने की, जूझने की और जो मानसिक शक्ति है उसके इम्प्रूवमेंट की क्षमता बढ़ती है उसकी, ठीक है। समाज को, राजनीति को, इतिहास को, संविधान को, आर्थिक अर्थव्यवस्था को, है ना, हमारे आसपास के वातावरण को, हमारे मोहल्ले पड़ोस, हमारे परिवार को समझने की उसकी और रीजनिंग की, एनालिसिस की उसकी क्षमता बढ़ती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। तो हर स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम कम से कम 2 साल तैयारी तो जरूर करनी चाहिए। जैसे कि सेना की जो वो होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए हर स्टूडेंट को स्कूल या कॉलेज लाइफ में, एनसीसी, एनएसएस वगैरह की ये तो होनी ही चाहिए, वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी जरूर करनी चाहिए। उससे आपको जीवन को समझने में बहुत उसका जीवन को समझने में आपको उसका बहुत फायदा होता है ना, बहुत मदद मिलती है जीवन को समझने में। हाँ, अब यहाँ पर ये होता है कि जब जिस समय सिलेक्शन नहीं हो रहा है उस समय अपने आप को आपको बना के रखना है कि नहीं इस बार नहीं हूँ, अगली बार मैं जरूर होऊंगा। बहुत सारे हार नहीं मानना है, लहरों से डर के नौका पार नहीं, कोशिश करनी पड़ेगी, कभी हार नहीं होती। मेरे कुछ बच्चे स्टूडेंट हैं यहाँ, मैंने तैयार करके अब जाकर के दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं। कल ही एक स्टूडेंट का फोन आया, बोले सर मैं इस बार एक अटेम्प्ट में दिया था सिविल सर्विस का और प्री नहीं निकल पाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास अभी बच्चे हैं ना अटेम्प्ट, ठीक है। तो सर इस बार मैं अटेम्प्ट दूँ या ना दूँ? बोला देखो सबसे पहले तुम तो ये करो कि अगर तुमको ये विश्वास हो कि मैं मेंस निकालूंगा तो तुम फॉर्म भरो, और तुमको ये विश्वास हो कि मैं इंटरव्यू में निकालूंगा तो तुम प्री में बैठो। फॉर्म भरने से अटेम्प्ट खराब नहीं होता, ठीक है। जब प्री में बैठोगे तो अटेम्प्ट खराब होगा आपका। आपको ये विश्वास हो कि मैं इंटरव्यू भी पास कर जाऊंगा, चाहे जो नौकरी मिले, पी ग्रेड की भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी मैं तभी एग्जाम में बैठना। तो पहले तुम तैयारी करो मेंस की, जम के मैं तैयारी करो, और प्री की बोला सर प्री तो मैं निकाल लूंगा, मेंस की तैयारी करो। जब तुमको ये विश्वास हो जाए कि मेंस में मैं इतने नंबर पा सकता हूँ कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू पहुंचने की आपको तैयारी नहीं करनी, फाइनल सिलेक्शन की तैयारी करनी है। आपको कम से कम 1200 नंबर आप गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ही आप मेंस में अगर 1100 से 1200 के बीच नंबर आप ला सकते हो तो ही आप एग्जाम में बैठना। और उसके लिए तैयारी आपको क्या करनी, लिखने की आदत डालना है सबसे ज्यादा। पहले पूरी तैयारी करो, पूरी अच्छे से तैयारी कर लो। तैयारी करने के बाद फिर पिछले क्वेश्चन पेपर उठाइए और एक दिन में एक पेपर में 14 क्वेश्चन होते हैं। आधे दिन में मुझे पूरे 14 क्वेश्चन लिखने 5 घंटे में आदत डालिए आप, क्योंकि वहां पर आपको 8 ही क्वेश्चन बनाना है 3 घंटे में। एक एग्जाम में आपके 3000 वर्ड लिखने होते हैं, 2900 से 3100 वर्ड, ठीक है। वर्ड लिमिट फिक्स है बिल्कुल, उतने ही लिखना है आपको। तो उसमें आप अगर ये आदत डालो कि हमको इतना ये आंसर को इतने में ही लिखना है,
150 वर्ड वाला आंसर है तो 140 से 155 वर्ड के बीच खत्म होना चाहिए, उसमें सारी चीजें आनी चाहिए। अगर एक 60 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो उसमें आपको बिल्कुल 600 वर्ड में आपका आंसर खत्म होना चाहिए। वो 550 से 650, 650 भी नहीं होना चाहिए, 625 वर्ड में आपका खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा लिखोगे उतने नंबर कम होंगे, याद रखो हमेशा। अच्छा। ठीक है, जितना कम लिखोगे, कॉम्पैक्ट लिखोगे, ठीक है, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जिस दिन तुमको ये विश्वास हो जाए कि मैं लिखने का जो मेरा वो तरीका है वो आगे है कि मैं 1100 नंबर पा सकता हूँ सिविल सर्विस में, उस दिन तुम फ्री देना। इंटरव्यू के मार्क्स आपको ऊपर नीचे करके आपको जो आपका कैडर है वो डिसाइड कर देंगे, लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स आपको कभी भी सिलेक्शन से नहीं रुकेंगे। अच्छा। और यहाँ पर स्थिति क्या होती है, जब 3 घंटा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरू के 2-3 पेपर तो ठीक होते हैं, तीसरे चौथे या पांचवें छठवें पेपर के आधे तक की स्थिति ये हो जाती है कि जो 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद लिखने की स्पीड वो कम हो जाती है। ठीक है, आपका दिमाग चल रहा होता है लेकिन हाथ नहीं चल रहा होता है। हाँ। ये प्रैक्टिस बनानी पड़ती है। अच्छा। हुसैन बोल्ट सिर्फ 9 सेकंड दौड़ के लिए 22 साल मेहनत किया, है ना, 9 सेकंड की दौड़ के लिए 22 साल मेहनत किया। आज पूरा ओलंपिक का कैरियर देख लीजिए, 2 मिनट 38 सेकंड टोटल वो ओलंपिक में दौड़ा है। कितना? अपने जीवन का 2 मिनट 38 सेकंड केवल ओलंपिक में दौड़ा, उतना ही दौड़ा केवल। हाँ। है ना, लेकिन उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ी उसको? 25 साल की मेहनत करनी पड़ी उसको, तब जाकर के वो 9 सेकंड को वो गेन किया है ना। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि एग्जाम के टाइम में आपको लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, लगातार लगातार लिखना पड़ेगा, तब जाकर के, यानी ये आपके अंगूठा और ये उंगली जो है ना, आपकी इतनी अभ्यस्त हो जाएगी कि आप लगातार 10 घंटे भी लिखो तो दर्द ना हो। अच्छा। तब जाकर के सिलेक्शन होता है आपका। और उस समय आपको ये सोचना है कि जो स्थिति मेरी हो रही है इस समय, बाकी लोगों की भी यही स्थिति होगी। हाँ। इस समय अगर मैं जोर लगा दूं तो मैं आगे निकल जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आप उस समय जोर लगाइए थोड़ा सा, और बस उसी समय जो पुशअप जो जोर लगाना होता है, जो बैटल रेस होती है ना, उसमें जो आखिरी प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो चौथा प्लेयर होता है बैटल लेके उसको अपने टारगेट तक पहुंचना होता है ना, और सबसे ज्यादा जोर वही लगाता है। और वही जो स्थिति होती है जहां सब लोग हिम्मत हार चुकने वाली स्थिति में आ चुके होते हैं, उस समय आपको अपने अंदर जोश पैदा करना और लिखना शुरू करना है, और तब आप आगे निकल जाओगे दूसरों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब सिलेक्शन नहीं होता है तो उस समय अपने मानसिक दृढ़ता को बनाए रखना है। उसके लिए आप चाहे मेडिटेशन करें, एक तरीके हो सकते हैं, और दोस्तों के साथ मिले जुले, ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो आपको डिमोटिवेट करें। हमेशा ऐसे दोस्तों से दूर रहें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, जो आपको मोटिवेट करें। आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उससे आप बात करते रहें। एक नेगेटिव माइंडसेट से नेगेटिव चीजों से पॉजिटिव देख ही नहीं सकते। हाँ, कभी भी। दूसरा क्या होता है कि जब साथ वाले जो दोस्त होते हैं वो ये बताते हैं मैं तो ये पढ़ दिया, मैं तो ये पढ़ दिया, मैं तो ये पढ़ दिया, अरे अब वहाँ पर क्या है, एग्जाम कल एग्जाम है और आज ये बता रहे हैं कि मैं ये पढ़ाऊँ, और आप बोले मेरा तो छूट गया, ये मैं कैसे करूँ? बिल्कुल ऐसे दोस्तों से दूर रहें। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप की स्टडी से बिल्कुल दूर रहें, अपनी अकेले पढ़ाई करें। सिलेक्शन आपको अकेले को चाहिए, एग्जाम में आपको अकेले लिखना है। आपके पास सबसे अच्छी जो गाइड है, आपको सही रास्ता बताने वाली क्वेश्चन बैंक है, अनसॉल्व पेपर है, आप उनसे तैयारी कीजिए और अपने टीचर से आप गाइडलाइन लीजिए। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है कि अच्छी चीज है कि नई चीजें पता तो लगती हैं, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि दूसरे के जो कहे हुए शब्द है ना, वो हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा असर करते हैं। तो इसलिए दूर रहें इन चीजों से। कभी कभार ग्रुप डिस्कशन, वो भी स्पेशली इंटरव्यू के लिए ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। रिटर्न प्री और रिटर्न के लिए ग्रुप डिस्कशन ना करें, और कंबाइंड स्टडी ना करें, अकेले तैयारी करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ग्रुप स्टडी में तो कभी पढ़ाई ही नहीं होती, फिर दूसरी बातें निकल जाती है और इधर उधर टाइम वेस्ट होता है उसमें, है ना। इसलिए अकेले पढ़ें और बैठने की आदत डालें, घंटों बैठने की आदत डालें, तब जाकर के कॉन्सेंट्रेशन होता है। एग्जाम के दिन ऐसा नहीं है कि माइंड को फ्री कर देना है, हमको थोड़ा सा फ्री माइंड रहना है। ये सब कहने की बातें थ्योरेटिकल बातें हैं। व्यवहारिकता ये है कि आपको आखिरी समय तक पढ़ना चाहिए। बोलते हैं ना 2 घंटे पहले किताब छोड़ देना चाहिए, गलत बात है ये। हाँ। है ना, नहीं, आप आखिरी समय तक पढ़ाई कीजिए।
क्या पता वो दिमाग में वो चीज़ आ जाए, वो एक 2 नंबर का क्वेश्चन वही आपको आगे ले जाए, हाँ। है ना। तो और कम से कम बात करें, स्पेशली एग्जाम के दिन कम से कम बात करें, किसी से बात ना करें, चुप रहें, क्योंकि जितनी बात करेंगे आपकी दिमाग जो है वो चीज़ों को निकालता चला जाएगा, आपकी मेमोरी कम होती जाएगी। अच्छा। ठीक है ना। आपके जो फैक्ट है, आपके दिमाग में जो आपकी हार्ड डिस्क है, वो हार्ड डिस्क जो है वो रुइन कर दी जाएगी जितनी आप बात करेंगे। इसलिए कम बात करें, दोस्तों से दूर रहें उस दिन स्पेशली एग्जाम के दिन, एग्जाम के एक दिन पहले और एग्जाम के दिन दोस्तों से दूर रहें, अकेले रहें, बिल्कुल काम और कूल रहें, और ये अपने अंदर विश्वास रखें, मैं जितनी तैयारी कर चुका हूँ, मुझे सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, मेरा तो सिलेक्शन तय है। एक सीट है वो मेरी है, कंफर्म है, उससे जो ऊपर वाली पहली सीट जो है वो मेरी है। ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा आपका। सारी चीज़ें आपकी तैयार है, आपकी एनालिटिकल सोच है, आपका रीजनिंग है, आपके पास फैक्ट है, आपके पास लिखने का तरीका है, आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, और महत्वाकांक्षा आपके पास, सबसे बड़ी चीज़ महत्वाकांक्षा आपके पास, आपको बनना ही है, आपका डेस्टिनेशन तय है, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं होगा आपका सिलेक्शन। सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए बस हाँ, आप कभी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, हाँ। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ही कर सकता हूँ नहीं, हाँ। मैं कर सकता हूँ चीज़ होनी चाहिए। यस आई कैन, बट यस ओनली आई कैन जो है वो गलत है। हाँ। तो सर, गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी और कौन कौन से करियर में स्कोप्स हैं? जैसा आप जो चाहें, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, हाँ। जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब में ही, या किसी की जो एक कॉमन जो चला आ रहा है कपड़े का बिजनेस है तो इसमें बैठ जाते हैं, इसमें बैठ जाते हैं। लास्ट ऑप्शन तो यही है हमारा। नहीं, एक वही चाट की दुकान है, गुपचुप की दुकान है, तो ऐसा नहीं है। देवेंद्र नगर में 2 दोस्तों की एक दुकान है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या किया कि देखा कि फ्रूट्स की बहुत सारी दुकान शहर में है, जगह जगह ठेले लगे हुए हैं, दुकानें हैं, सब कुछ है, ठीक है, और एक फ्रूट वाला कर रहा होगा। उन्होंने क्या किया, ये बात 2013-14 की बात है, उन्होंने एक छोटी सी दुकान देवेंद्र नगर में खोला और अपना एक स्लोगन दिया उन्होंने, दुनिया का आपको जो फल चाहिए हम देंगे। और रायपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी प्रकार के लोग, बहुत पैसे वाले लोग भी हैं। देवेंद्र नगर एक पहुँच गया, बड़े बड़े मतलब सारे जितने जी IAS अफसर्स, बड़े अधिकारी सब वहाँ रहते हैं आसपास, उसी से पास लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों के मकान हैं। तो ये जो पंच लाइन थी ना, अब किसी को लीची भी चाहिए और लीची भी उनको वहाँ यहाँ की नहीं चाहिए, वहाँ कहीं और की चाहिए, वो मंगवा के देते थे और घर पहुँच सेवा देते थे। अच्छा। आज उनकी बहुत बड़ा शोरूम बन गया है उसका, फ्रूट्स का। हाँ। बस लोगों की सुविधा को उन्होंने ध्यान रखा, हाँ। क्योंकि कोई भी आदमी चाहता है, क्या चाहता है कि मैं जो सामान लेने जा रहा हूँ, पैसा खर्च करने का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मैं यदि ये कप खरीद रहा हूँ 100 रुपए का, मेरे जेब से 100 रुपए निकल रहे हैं, तो उसके बदले में मुझे 100 से ज्यादा मिलना चाहिए। हाँ। ये कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, सीधा कॉन्सेप्ट ये है। 100 रुपए अगर मेरी जेब से निकल रहे हैं तो वो 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन मुझे मिलना चाहिए, कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, सीधा कॉन्सेप्ट ये है। 100 रुपए अगर मेरी जेब से निकल रहे हैं तो वो 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन मुझे मिलना चाहिए। ऐसा लगा कि कब 80 रुपए में भी आ सकता था, लेकिन मेरे 100 रुपए देना पड़ा तो मुझे दुख होगा, मैं नहीं दूंगा। मुझे लग रहा है कि कब 120 रुपए का है, लेकिन मुझे 100 में मिल रहा था, मैं तुरंत ले लूंगा उसको। हाँ। है ना। बिजनेस का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो चीज दे रहे हो लोगों को, उसको वो नीड पैदा कीजिए उसके अंदर। आपका जो ग्राहक है उसके अंदर ये नीड पैदा कीजिए कि ये चीज की आपको जरूरत है, और जो मैं दे रहा हूँ आपको वो दूसरा नहीं दे सकता। ठीक है, मेरे पास आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो उसमें बहुत सारी चीजें, आपका व्यवहार है, आपकी सर्विस है, प्री सेल सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विस है, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सामान बहुत अच्छे वो होने के बाद भी, जैसे फोर्ड की कार है, फोर्ड की कार बहुत अच्छी कार है, लेकिन बंद करना पड़ा फोर्ड को। क्यों? क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस उनकी अच्छी नहीं थी। लोग कार चला के तो सेटिस्फाइड थे, लेकिन जब कार बिगड़ती थी तो सर्विस उसको अच्छी नहीं मिलती थी। अल्टीमेटली लोग फोर्ड से दूर होते चले गए इंडिया में, और 2020 में जाकर के उसको अपने हाथ से काम समेटना पड़ा।
आप मारुति को देख लीजिए, आप छोटे से गांव में भी जाएंगे तो वहाँ मारुति का आपको मिल जाएगा, मैकेनिक मिल जाएगा आपको। मारुति कार में रखा क्या, एक टीन का डब्बा ही हो, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा क्यों बिक रही है वो? क्योंकि आफ्टर सेल सेटिस्फेक्शन है लोगों में। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं सिविल सर्विस या गवर्नमेंट जॉब के अलावा। आप जहां जाना चाहते हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मुझे जो करना है सामने वाले को मैं सेटिस्फाई कर दूं, मेरा काम हो जाएगा बस। सर अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि डिग्री के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी बहुत बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे कौन कौन सी स्किल्स स्टूडेंट्स में होना ही चाहिए? देखिए, एक तो आज की डेट में कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। कंप्यूटर का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं हार्डवेयर, आपको जो MS ऑफिस है वो तो आना ही चाहिए। हाँ। हर स्टूडेंट को MS ऑफिस आना चाहिए। हम क्या करते हैं कि स्पेशली मैं तो अब ये करने लगा हूँ कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को टास्क दे देता हूँ, इतना काम तुमको कंप्यूटर से करके लाके ये रिपोर्ट जमा करनी है। अच्छा। ठीक है, और तुमको खुद करना है, दूसरे से नहीं करवाना है। तो बच्चा झक मार के MS ऑफिस सीखेगा, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। दूसरी चीज बच्चों से मैं ये करवाता हूँ कि तुम पावर पॉइंट तुमको प्रेजेंटेशन देना है। फर्स्ट ईयर में मैंने मतलब हमारे हम दिग्विजय कॉलेज में हमने फर्स्ट ईयर में एक नई चीज शुरू की, जब NEP आई तो 3 मिनट का अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है आप। बहुत अच्छा इसका हमको रिस्पांस मिला, बच्चों में एक जोश आ गया। ग्रुप बन गया, हमको ये करना है। ठीक है, वो नए नए टॉपिक खोजने लगे, ऐसे ऐसे टॉपिक बच्चे खोज करके उनके ऊपर वीडियो, और इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाए कि हमको सोचना पड़ा कि अरे इतना अच्छा कर सकते हैं ये जस्ट 16-17 साल के बच्चे हैं ना। उनकी रचनात्मकता को हमने बाहर निकाल दिया, उनकी क्रिएटिविटी थी, बस उसको बाहर निकालना था। क्योंकि ये जो जनरेशन है ये टेक्नो फ्रेंडली जनरेशन है ना। बड़ा टेक्नोलॉजी से इनको बड़ा प्यार है, टेक्नोलॉजी का, तो इस चीज को अपने को हमको करना है। तो जैसे कंप्यूटर तो सीखना बहुत जरूरी है, आपको आना ही चाहिए कम से कम एक्सेल, MS ऑफिस, मतलब MS ऑफिस पूरा आना ही चाहिए, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ये चीजों में आपको काम करना आना ही चाहिए। ये तो बहुत जरूरी चीज है, ये उतनी ही जरूरी जितना आपको एग्जाम में आंसर लिखना है। पेन से आपको आ से अनार, आ से आम, ABCD लिखना आता है, 1 से 10 तक की गिनती आती है, वैसे ही आपको कंप्यूटर लिखना आना चाहिए। ये जरूरी चीज है। इसके अलावा पढ़ते पढ़ते आप कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी पढ़ाई का बहुत ज्यादा दबाव नहीं है, सिलेबस इतना कठिन सिलेबस नहीं है कि आप पढ़ने के अलावा दूसरा कुछ ना कर सकें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू कर दें आप, अगर गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। किताबें सामने रखी हुई है, ढेर सारी आपको दिख रही हैं यहाँ पर, ऐसी किताबों को पढ़ना शुरू कर दें। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, 1 घंटे के लिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, और उसके हिसाब से समय बांट लीजिए, 2-3 घंटा उनको उसमें वो तैयारी कर लीजिए, बाकी अपनी पढ़ाई की तैयारी कीजिए। और उसमें नहीं जाना चाहते, दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं तो पार्ट टाइम आप 2 घंटा या 3 घंटा किसी भी, जरूरी नहीं कि उसमें आपको सैलरी मिले, काम सीखने के बहाने से इंटर्नशिप, कोई भी इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। जैसे कि टीवी बनाए, टीवी मैकेनिक हो गया, AC बनाने का काम हो गया, कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो मैकेनिक है, जो ऑटोमोबाइल के मैकेनिक, बहुत ऐसा लगता है कि पूरे दिन काले रहते हैं, और लेकिन आप ये देखिए कितना कमाते हैं वो। ठीक है, मैंने देखा है लोग हमारे यहाँ ऐसे मिस्त्री हैं, राजनांदगांव की मैं बात करता हूँ कि राजनांदगांव में ऐसे मिस्त्री हैं ऑटोमोबाइल के, जहाँ पर गोवा से, पंजाब से, केरल से लोग बुलेट बनवाने आते हैं, मॉडिफाई करवाने के लिए, बिगड़ती तो बनवाने आते हैं। यामाहा राजनांदगांव में ही मॉडिफाई होती थी। अच्छा। जो सर्कस में जो चलने वाली है ना मौत की, वो राजनांदगांव में मॉडिफाई होती थी, और मन महंगी कीमत होती थी वो। तो अपने फील्ड में आप महारत हासिल करें, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, साथ में 2-3 घंटा जो है उसमें पढ़ाई के साथ साथ वो 2-3 घंटा आप उसमें किसी काम को, कोई भी स्किल सीखने में कुछ भी कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि किसी इसमें जाए, जो आपकी इंटरेस्ट लगता है उसमें आप करना शुरू कीजिए। आप लिखना चाहते हैं, पत्रकारिता में ही जाना चाहते हैं आप अखबार में जाकर के बैठ करके वहाँ पर विज्ञप्ति लिखिए ना, मत लीजिए पैसा उनसे, हम फ्री में करके जाएंगे। विज्ञप्ति लिखिए, विज्ञप्ति लिखना एक आर्ट है, नहीं आती विज्ञप्ति लिखना लोगों को, तो विज्ञप्ति लिखिए, लेटर बनाइए, वो भी एक आर्ट है। अब ये स्किल डेवलप कर सकते हैं अपने साथ में, उसी को आप आगे करियर बना सकते हैं। सर, हमारे व्यूअर्स को आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे?
जो भी करो दिल से करो, एक लक्ष्य तय करो, अपनी रुचि के अनुसार लक्ष्य तय करो, और जो करो वो दिल से करो, पूरे जोश जुनून के साथ करो। जो 3 चीजें मैंने बताई हैं आपकी, इंटेलिजेंसी, आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी, इन तीनों का बिल्कुल जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को बैलेंस करके अपना करियर बनाओ। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए दिग्विजय संचार। धन्यवाद।